गुलाबपुर नाम का एक गांव, जहां एक बड़ा सा हवेली जैसा घर था। उस घर में मुखिया धर्मपाल रहते थे। उनके साथ उनकी पत्नी सुमित्रा देवी, बड़ी बहू लीला और अभी अभी आई छोटी बहू कविता भी। कविता अभी नई नई दुल्हन बनी थी, लेकिन घर में कदम रखते ही उसे आराम नहीं बल्कि ढेर सारी जिम्मेदारियां मिल गईं। सुबह सुबह हवेली के आंगन में गहमा गहमी थी। बड़ी बहू लीला पहले से ही रसोई में लगी थी। तभी दरवाजे से हिचकिचाती हुई कविता आई और उसने चाय का एक कप मांग लिया, जिसपे उसकी सास ने कहा, अरे महारानी, अभी उठ के आई हो? पूरी रात सोने के बाद भी थक गई हो क्या? उठते ही चाय मांग रही हो, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? मां जी, मैंने तो शादी से पहले ही बता दिया था कि मुझे सुबह सुबह के समय बहुत नींद आती है, मैं नहीं उठ पाती। मगर चुप, अब बहाने मत बना। घर में बहुत काम पड़ा हुआ है, जाओ पहले कमरे में जाकर झाड़ू लगाओ। सास की डांट सुनकर कविता झाड़ू लेकर कमरे में पहुंची, लेकिन जैसे ही झाड़ू लगाई, झाड़ू जाकर टेबल से लग गया और टेबल में रखा फूलदान गिरकर टूट गया। सुमित्रा को टूटने की आवाज आई और वो भागते हुई कविता के रूम में पहुंची। वहाँ देखा फ्लावर वॉश गिरकर टूट गया था। तब उसने गुस्से में कहा, अरे ये क्या कर दिया? नया फूलदान तोड़ दिया। कोई भी काम ठीक से नहीं आता तुम्हें, ये किसी काम की नहीं है। जाओ रसोई में जाकर बड़ी बहू की मदद करो। कविता रसोई में पहुंचती है। वहाँ देखा चूल्हे पर कढ़ाई में सब्जी पक रही थी। लीला ने कविता को पलटा पकड़ाते हुए कहा, देखो, इसे धीरे धीरे चलाते रहना, थोड़ी देर बाद नमक डालकर ढक देना, समझी? जी दीदी, बस इतना ही करना गा। लेकिन भोली कविता को ये अंदाजा नहीं था कि सब्जी में नमक कितनी डलती है और वो नमक थोड़ी ज्यादा डाल देती है। दोपहर में खाने का समय होता है और सब खाने के लिए बैठे हैं। लीला और कविता खाना लेकर आती हैं। जैसे ही सुमित्रा खाने का पहला निवाला लेती है, जोर से चिल्लाकर बोलती है, ये सब्जी में कितना नमक डाल दिया है तुमने? ये सुनकर कविता डर जाती है और कहती है, मैंने अंदाजे से ही नमक डाला था। वाह, बहुत अच्छा किया। अब तुम्हारी वजह से दोपहर का खाना भी खराब हो गया। जाओ बाहर निकलो यहाँ से। उस शाम घर के आंगन में गांव के साधु भैरवनाथ बाबा आए। उन्होंने देखा कि कविता उदास बैठी हुई है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने खाना नहीं खाया हो। बेटी, तू इतनी उदास क्यों बैठी है? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बाबा, आप यहाँ बैठिए, मैं रसोई से कुछ लेकर आती हूँ। रसोई में बस कविता के हिस्से का ही खाना बचा रहता है, जिसे देखकर वो अपना खाना साधु बाबा के लिए ले आती है। बाबा उसकी निस्वार्थ कामना से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, बेटी, मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, जब भी तू इसे पढ़ेगी तेरे सारे काम पल भर में सफल हो जाएंगे। तू चाहे जितना बड़ा काम हो पल भर में कर लेगी। सच बाबा, ऐसा होगा क्या? हाँ बेटी, लेकिन ध्यान रहे, शक्ति का दुरुपयोग मत करना। अगले ही दिन सुबह होते ही कविता किचन में आती है और बाबा के दिए गए मंत्र को पढ़ती है और देखते ही देखते उसके हाथों में जादू आ गया और सारे काम आसानी से हो गए। घर का झाड़ू, रसोई, बर्तन सब चुटकियों में हो गया। वाह, आज कुछ खास है क्या? कितनी जल्दी सब तैयार हो गया और आज का ये नाश्ता भी कितना स्वादिष्ट बना है। किसने बनाया है? सुमित्रा और लीला दोनों हैरान हो जाती है और लीला मन ही मन सोचती है, पूरी, चना दाल, आलू दम और ऊपर से रसगुल्ले भी, ये सब तो मैंने भी आज तक कभी नहीं बनाया। ऐसे ही दिन बीतते गए और वक्त के साथ कविता को एहसास हुआ कि वो बाबा के दी हुई शक्ति पर ज्यादा निर्भर होने लगी है। इसी तरह एक दिन जब उसने मंत्र पढ़ा तो कोई जादू नहीं हुआ। अरे ये क्या हो गया? मेरी जादुई शक्ति चली गई। इसी बीच सुमित्रा और लीला वहाँ आई और कविता से कहने लगी, बेटी, हम दोनों बहुत दिनों से तुम्हें देख रही है कि तुम कोई जादू करती हो और सारे काम पल भर में हो जाते हैं। ये सुनकर कविता समझ जाती है कि उसकी जादू पकड़ में आ गई है और वो दोनों सब कुछ बता देती है। यही असली सच्चाई है। जादू से ज्यादा ताकत मेहनत में होती है। जब मन से कोशिश करोगी तो सब कर लोगी।
यही असली जादू है। उस दिन की बात से कविता ने बिना किसी मंत्र के घर का काम करना शुरू किया। नीला और सुमित्रा देवी भी उसका साथ देने लगी। इस तरह गुलाबपुर की छोटी बहू कविता ने सबको सिखाया, सच्चा जादू हाथों में नहीं दिल में होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में। तब तक हंसते रहिए, सीखते रहिए।